तो पेपर है सामाजिक अध्ययन सीटेट 2014 16 फरवरी। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? ऑप्शन, नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना। ऑप्शन बी, 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना। ऑप्शन सी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना। ऑप्शन डी, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो यहाँ ऑप्शन होगा डी, राज्य सरकार के अंतर्गत 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना यह राज्य सरकार का कार्य है। 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है, जबकि करेंसी को जारी करना, अन्य देशों के साथ संबंधों को स्थापित करना, ट्रेनों का संचालन करना भारत सरकार के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पूछा गया क्वेश्चन था कि कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो ऑप्शन डी सही है कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। ऑप्शन ए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। ऑप्शन बी, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। ऑप्शन सी, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। ऑप्शन डी, गरीब और सामाजिक भेदभाव के कारण। यहाँ ऑप्शन जो डी है कि गरीब और सामाजिक भेदभाव के कारण दलित और आदिवासी लड़कियों के द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो ऑप्शन है ए, लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है। ऑप्शन बी, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। ऑप्शन सी, अतिथि देवो भव। ऑप्शन डी, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। इनमें से पूछा गया है कि आपको कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यह जो है विज्ञापन एक सामाजिक नहीं है, जबकि लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए और अतिथि देवो भव। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सामाजिक है, जबकि डी जो यहाँ पे है कि जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यह सामाजिक नहीं है। व्याख्या में भी यही है कि सामाजिक विज्ञापन वे हैं जो समाज के अन्य लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं तथा उनमें समायोजन सहयोग भावना का विकास करते हैं। जीवन बीमा एक व्यक्तिगत लाभ की विषय की वस्तु है, अर्थात जीवन बीमा निगम का स्लोगन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी एक सामाजिक विज्ञान नहीं है। यह एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत है, जबकि ऑप्शन ए और बी और सी ये तीनों ऑप्शन सामाजिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिनके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया में शायद ही उस पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ है ऑप्शन लैंगिक संवेदनशीलता। नेक्स्ट बी, पीने का पानी। सी, हत्याएं और डी, भवनों का गिरना। यहाँ पूछा गया कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए इनमें से जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ होगा आपके ऑप्शन बी, पीने का पानी। व्याख्या इसकी देखेंगे, वर्तमान समय में मीडिया उद्योग में जो खबर छापने की प्रतिबद्धता शुरू हुई उसमें वास्तविक सामाजिक मुद्दों का लोप हो गया है, जिनका असर
क्षेत्र विशेष ही नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर पड़ता है, जैसे पीने का पानी। यहाँ आपको यही पूछा है कि ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए इन ऑप्शनों में जिनके महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी मीडिया में शायद उसे स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न की पहचान कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, सी शक्तियों का पृथक्करण, और डी है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों को हटाना बहुत कठिन है। यहाँ ऑप्शन जो सी है कि शक्तियों का पृथक्करण, क्वेश्चन था कि न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न की पहचान कीजिए, तो यहाँ ऑप्शन सी है शक्तियों का पृथक्करण। व्याख्या, शक्तियों का पृथक्करण न्यायपालिका के संदर्भ में नहीं होता है क्योंकि भारतीय संविधान में स्पष्ट वर्णित है कि संसद में समस्त विषयों की चर्चा हो सकती है, परंतु न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन में किए गए आचरण की चर्चा संसद अथवा विधायिका में नहीं होगी। शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो यहाँ ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और रोकने रखने तथा उसमें पूछताछ करने के विभिन्न एजेंसी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, बी किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई वाली विधियां, सी कार्यस्थलों पे महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, और डी है न्याय स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। तो यहाँ आपके ऑप्शन जो है ए सही है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीकों के संदर्भ में डी के बासु दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया गया है? तो यहाँ है ए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना को शामिल करना, समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए, सी स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, और डी है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पे अधिकार शामिल है। यहाँ आंसर है आपके सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 का मामला मानव जीवन से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार सम्मिलित है। क्वेश्चन था कि सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया गया? तो यहाँ ऑप्शन डी सही है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। दोस्तों, ये जो पेपर है आप थंबनेल जो इमेज में ये देख रहे हैं, इसका सामाजिक अध्ययन का पेपर है जो आपके 16 फरवरी 2014 का पेपर है। और हमारी जो सीरीज चल रही है सीटेट के संबंधित जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, चाहे सामाजिक हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या सीडीपी शिक्षा मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर ऑन करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होए। यहाँ मैं आपको सामाजिक अध्ययन सीटेट जो आपका जो 21 जनवरी को होने वाला है, इससे संबंधित जितने भी पेपर मेरे के द्वारा इस चैनल पर होंगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी इस तैयारी को सीटेट को इस बार दोस्तों आपको एक ही बार में सीटेट आपका क्लियर हो जाए, आपकी पात्रता क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो भी आपके टीचिंग के एग्जाम में आते हैं उनमें आपका चयन चाहे डीएसएसपी की हो चाहे स्टेट लेवल की जो आपके भर्तियां निकलती उसमें अधिकतर राज्यों में सीटेट अब मान्य हो गया है। तो दोस्तों चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, आने वाले इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए हेमंत ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर ये आप
यही वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज हेमंत ऑनलाइन क्लासेस, इंस्टाग्राम हेमंत ऑनलाइन क्लासेस, टेलीग्राम हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पे भी यही वीडियो अगर आपको देख रहे हैं तो चैनल या पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का ज्वाइन करें। यहाँ पर भी आपको उसी तरह क्वेश्चन आंसर और समय समय पर पीडीएफ की अपडेट प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्कूल आधारित आंकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? यहाँ ऑप्शन है आपके, शिक्षार्थी की आवश्यकता पर विचार करना, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थी यो शिक्षकों अभिभावक के बीच सौहार्द, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम में के केवल शैक्षिकता पे बल। नेक्स्ट, तो यहाँ आपका ऑप्शन है डी सही है कि वर्तमान स्कूल आधारित आंकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की विशेषताओं में न केवल अधिगम के शैक्षिक पक्ष पर बल दिया गया है बल्कि अधिगम के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्ष पर भी बल दिया गया है। क्वेश्चन आपके था कि सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण की पद्धतियां हैं और संसाधन के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? तो यहां आपका जो ऑप्शन था डी सही था कि वर्तमान स्कूल आधारित आंकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की विशेषता पर न केवल अधिगम के शैक्षिक पक्ष पर बल दिया गया बल्कि अधिगम के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक तरफ भी बल दिया गया। दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्तमान स्कूल पर आधारित आंकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ जो है अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पे बल, इस पर नहीं शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर विचार करना शामिल किया जाता है। एक दूसरे के निकट शिक्षार्थी शिक्षकों अभिभावकों के बीच सौहार्द, इसको भी शामिल किया जाता है, और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पे बल दिया जाता है। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन सी सही है, जबकि डी यह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो परीक्षा की कौन सी पारंपरिक परीक्षा की विशेषता को शामिल नहीं किया जाता यहाँ नहीं पूछा गया था। दोस्तों, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, स्पष्टता से पढ़े, ऑप्शनों को भी ध्यान से पढ़े, क्योंकि यहाँ जो 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं ए बी व सी वो आपके पॉजिटिव सकारात्मकता के अंतर्गत हैं। अगर आपने यहाँ जैसे बड़ा ऑप्शन कर दिया कि एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों को अभिभावक के बीच सौहार्द, ये है तो सही, पर क्वेश्चन इसमें नहीं का पूछ रहा था और आपने यहाँ पे सही वाला बी कर दिया, जो आपके क्वेश्चन के अनुसार इसका उत्तर नहीं है, जबकि यहाँ नेगेटिव पूछा गया, शामिल नहीं किया गया और आप हाँ करके आए हो, तो आपका उत्तर जो करोगे वह गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को 1-2 बार सरसरी निगाह से, ऑप्शनों को भी 2-2 बार पढ़ के आप आगे बढ़ें, नहीं तो जल्दी के चक्कर के अंदर, हड़बड़ाहट के अंदर आपका क्वेश्चन आपको आते हुए भी गलत हो जाएगा। और जब आप ये क्वेश्चन घर पर जाकर पढ़ोगे तो आप उस समय अपने आंसर की इसके अनुसार मैच करोगे, वहां आप सही करोगे और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, ऑप्शनों को भी 2 बार पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की अवश्य बताना चाहिए। क्वेश्चन था यहाँ पे, एक नए प्रकार के कार्य देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि पहला ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थी से क्या
अपेक्षाएं क्या हैं? बी, इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए। सी, आगामी आंकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं। डी, अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में। यहाँ ऑप्शन था कि नए प्रकार के कार्य देने की प्रक्रिया के तहत शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को उसके अधिगम उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है, तभी विद्यार्थी उस कार्य को पूरे मनोयोग से करेंगे। कि कोई भी कार्य हो तो आपको कार्य देने की प्रक्रिया तहत शिक्षिका को द्वारा विद्यार्थियों को उसके अधिगम का जो उद्देश्य होता है उसको स्पष्ट रूप से उसके बारे में विद्यार्थी को बताना एक अनिवार्य है, तभी विद्यार्थी उस कार्य को उत्साहित और पूरे कार्य को मनोयोग से करेंगे। कि प्रस्तुत जो कार्य आपने जो शिक्षिका द्वारा विद्यार्थी को दिया गया है जिसका मूल उद्देश्य क्या है और इसके क्या सकारात्मक उपयोग हमारे जीवन में होंगे, यह कॉन्सेप्ट विद्यार्थी को आप बताएंगे, तभी उस विद्यार्थी उस कॉन्सेप्ट को उस कार्य को पूरे जोश और रचनात्मक मनोयोग तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की, इस सूचना के आधार पर अधिक रचनात्मक बच्चे चुनिए। तो यहाँ ऑप्शन है थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। बी, कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री के उत्पादक वस्तुओं को बदलने की दृष्टि रखता है। सी, अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है। महंगी सामग्री प्रयोग न केवल करने के प्रति सचेत है। डी, शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करता है और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। यहां देखेंगे आप कि रचनात्मकता का संबंध सृजन नवीन उस वस्तु या विचार से है जिसमें बालक द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके निम्न वस्तुओं से उपयोगपूर्ण वस्तु का निर्माण किया जाता है। क्योंकि यहाँ अपने 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री के बारे में कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया है और कार्य पूरा होने पे जो आपके द्वारा जो टिप्पणियां होती उसी के आधार पे सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनना है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो बी है कि कौशल से परिपूर्ण व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तु की बदलने की दृष्टि रखता है, यह ऑप्शन आपके सही है। क्योंकि रचनात्मकता उसी के बारे में दी जाती है कि आप जो व्यर्थ की जो चीजें होते हो उनको फिर से दोबारा कैसे उपयोगी बनाएं उसके बारे में यहाँ बच्चों को एक कहा गया है कार्य के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं। तो यहाँ आपके विकल्प दिए गए हैं जिसमें है कि विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपरोक्त विकल्पों में से कौन से 2 सही हैं? ए, पहला और चौथा, बी, तीसरा और चौथा, सी, दूसरा और चौथा और डी है पहला और दूसरा। जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपके वो ए है पहला और चौथा। पहला है आपका विषय आधारित कार्यों में और चौथा है आपका कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। क्वेश्चन था कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना का जो कार्य उपयोगी होता है। तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना का कार्य विषय आधारित तथा अपने परिवेश के हिसाब से सामूहिक होते हैं। वह परिवेश बालक का विद्यालय कक्ष एवं उसका घर होता है। अतः विकल्प पहला और चौथा दोनों उपयोगी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
अनिवार्य है क्योंकि सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि ऑप्शन है आपके अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम करने को कहा। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों, अवधारणा और शिक्षण पद्धति को स्पष्टता की जरूरत है। ये उनकी व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है। उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। यहाँ ऑप्शन दिया गया जो बी है कि सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणा और शिक्षण पद्धतियों में स्पष्टता की जरूरत है, क्योंकि बी सामाजिक विज्ञान के जो अध्यापक होते हैं उनकी क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है, क्योंकि जिससे अध्यापक सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा होती है उनके घटकों को अपने शिक्षण पद्धति द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सके, अधिगम और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान पर तेजी से लुप्त हो रहे हैं। सर्वेक्षण परियोजना, विषय पे समूह चर्चा, कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुति करना, निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। सर्वेक्षण परियोजना के द्वारा क्षेत्रों की स्थिति को आसानी से समझा या जा सकता है। तो यहाँ सर्वेक्षण की जो परियोजना है, विषय पे समूह चर्चा, कंप्यूटर की सहायता की प्रस्तुति और निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री के आधार की परिचर्चा, यहाँ ऑप्शन ए सही है कि जो सर्वेक्षण कार्य परियोजना के द्वारा क्षेत्रों की जो स्थिति उसको आसानी से समझा या जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई 1986 ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। यहाँ है आपके कि विकलांग बच्चों के निम्नलिखित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए लड़कों और लड़कियों की सही शिक्षा, मानसिक रूप से विकलांग की शिक्षा। यहाँ जो ऑप्शन है कि ए दिया गया कि विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वह एनईपी 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया है। तो विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में लाई गई जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत विकलांग बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाने के लिए कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में असक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिसकी उसके अच्छे तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका ए, विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजे और उनके बीच की समानताएं ढूंढे। बी, एक पत्र पेपर तैयार करे, इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करे कि किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। सी, शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख सके, फिर उसमें सामग्री जोड़े कि वह विषय किस प्रकार से दिए गए कार्य से संबंधित है। डी, विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखकों, वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करना। यहाँ जो ऑप्शन ए सही दिया है उत्तर के अंदर कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक ही समानता ढूंढें। क्वेश्चन था आपके कि 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पे लिखने में असक्षम होने के कारण
परेशान है, उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती कि वह दिए गए कार्य को उसके ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी और उसको अच्छी तरह से समझ सके। इस तरीके के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त है? यह कौन सा तरीका था? इसमें ऑप्शन ए का जो तरीका है कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजे और उनके बीच एक ही समानता हो, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को कई भागों में बांटे तो उसकी समानता तथा असमानता के आधार पर अध्ययन करने से उस विषय से संबंधित हमारी जो समझ होती है वो विकसित होती है और उसी के बारे में लिखना और आसान हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह के या जो आपके क्वेश्चन है मैं जो रीड कर रहा हूँ पूर्णतः व्याख्यात्मक कर रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चैनल पर हैं, पहली बार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप जो आपके 60 क्वेश्चन है जो 150 तक, आप पूर्ण वीडियो को पूरा देखें। इनसे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन चाहे 2021 का पेपर देखे, 22 का देखे, 17, 18 कहाँ का भी देखे, अब ये 2014 का पेपर है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको ये जनवरी के एग्जाम में आपको इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि सीटेट जो केंद्रीय भर्ती परीक्षा है ये हमारे एनसीईआरटी पे आधारित जो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके बुक से 6 से 8 तक, इन्हीं के जो क्वेश्चन के जो पार्ट हैं उन्हीं का आपको इसमें से पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से पुराने प्रश्नों पेपर जो आपके हो चुके हैं 2011 से लगाकर 2023 तक जो मैं करवा रहा हूं आपको, इन क्वेश्चनों को गंभीरता से अगर आपको पास करना है तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यह ऑप्शन आपका ए सही था कि विषय वस्तु को कई भागों में बांटकर उसमें समानता असमानता के अध्ययन करने से उस विषय वस्तु को संबंधी समझ विकसित होगी और उसके बारे में लिखना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन था आपके निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में निहित विचार से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है? चार्ट, कहानी बोर्ड, घटनाक्रम, ग्राफ। तो यहाँ ऑप्शन बी है कहानी बोर्ड। कहानी बोर्ड उपागम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थी को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन था आपके कि किस उपागम से एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचार विद्यार्थी को अवगत कराने के लिए प्रयोग किया गया? एनसीईआरटी में कहा गया कि आप जो कहानी बोर्ड है उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और इनसे संबंधित आपके सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जीवन से संबंधित जो विचार हैं उनको विद्यार्थियों से अवगत करवाएं और जिसका अधिक प्रयोग करें। क्योंकि पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचार से विद्यार्थी को अवगत कराने का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अपनी समझ जीवन में विकसित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को ऑप्शन है विद्यार्थी की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इसमें अंतर संबंध रखना है। बी, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करना, प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थी की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। सी, सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। और डी है केवल सामाजिक यथार्थता के मुद्दे पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों से प्रोत्साहित नहीं करवाना चाहिए। यहाँ बी है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए कि छात्र उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके, साथ ही उससे संबंधित समस्या को पूछकर उसका समाधान कर सके। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है वह सही है। पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को तो सुपरिचित सामाजिक वास्तविकता के बारे में गहन जानकारी एकत्र करके प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाना और उद्देश्य रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाठ्य पुस्तकों को
सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व कराने वाली बनाने के लिए ऑप्शन है आपके पाठ्य पुस्तक देश के सभी भाषाओं विशेषकर भारतीय संविधान की सूची 8वीं में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाता है ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहित मिले। पाठ्यपुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक मुद्दों में से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। डी, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। यहाँ ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के उसमें ऐसी सामग्री का समावेश हो जो स्थानीय संसाधन हो और उससे बालक उस सामग्री के साथ तेजी से अधिगम करेगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों और लैंगिक भेदभाव में सामाजिककरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों में निम्नलिखित क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को लैंगिक जो मुद्दे होते हैं लैंगिक भेदभाव में सामाजिककरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है आपका लैंगिक भेदभाव तथा सामाजिक मुद्दे संवेदनशील बनाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दबाव के द्वारा संवेदनशीलता नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए छात्रों को कहना चाहिए, तत्पश्चात उनसे उदाहरण मांगने चाहिए। तो ऑप्शन था यहाँ पे कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए और इसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। ये ऑप्शन आपके जो लैंगिक मुद्दे हैं उसके अंतर्गत है, क्योंकि विद्यार्थियों में लैंगिक मुद्दे और लैंगिक भेदभाव के सामाजिककरण के प्रति जो हमें संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों का जो क्या करना चाहिए इसके अंतर्गत ये ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे यहाँ राज्य सरकार के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो। विद्यार्थियों को सभी बेहतर सुविधा पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा रहा हो। सी, विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके। और डी, विद्यार्थियों का इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिकाओं को याद करवाया जा सके। यहाँ ऑप्शन है आपका ए कि राज्य सरकार के कार्यों के मुद्दों पर विद्यार्थियों की समझ बढ़ाना, आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए मूलभूत सुविधाओं, जल, स्वास्थ्य, यातायात आदि पर कक्षा में व्यापक चर्चा करनी चाहिए। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं इन क्वेश्चनों को आप जो ऑप्शन भी अगर ध्यान से अगर सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पुराने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 के हैं। इसी तरह सीरीज जो चल रही है, तो अगर आप क्वेश्चनों को ध्यान से सुनेंगे और जो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चनों को समझेंगे तो आपका सामाजिक अध्ययन सीटेट में जो सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है 60 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, इसमें से आप 60 में से 60 दोस्तों ला सकते हैं। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, क्यों नहीं ला सकते, आप 60 में से 60 दोस्तों ला सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों और ऑप्शनों को ध्यान से सुने, आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इसी तरह के आएंगे जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सके और आपका स्लीटेड दोस्तों क्लियर हो जाएगा। तो पुराने क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, पर्यावरण चिंताओं और इसके संरक्षण से संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की उसके आर्थिक विकास की भूमिका को जाना सके, और सी, विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदा के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभाव के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। यहाँ भी है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 है उनके अनुसार बच्चों को भूगोल की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके, उनके संरक्षण के संबंध में कार्य को प्रोत्साहित हो सके। कि यहाँ
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है दोस्तों 2005, इसको आप जरूर से अध्ययन करें। अगर आप के इस वीडियो के मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा दोस्तों, आप इसको कर सकते हैं। तो मैं राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 2005 का जो है ये क्वेश्चन, और अभी तो कौन सी चल रही है उसका भी नया वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, आपके कमेंट के आधार पर वीडियो बना दी जाएगी। और राष्ट्रीय रूपरेखा के बारे में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के लिए मैंने 500 लाइक का टारगेट है दोस्तों, जो आप ही कर सकते हैं, जिससे आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। कृपया वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए दोस्तों, जो आप खुद देख सकते हैं। और आप इसको जितना शेयर करेंगे और वहाँ आप लाइक करेंगे, आप चाहे आपका जो भी ग्रुप्स हो वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। यहां है आपके ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य में को बढ़ाता है, ऐसा उपागम जिसमें बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए अधिक शिक्षण सहायक सामग्री हो, ऐसी रणनीतियां जो विद्यार्थियों को लंबे समय तक तथ्य याद रखने में सहायता करती है, और मानसिक मानचित्र जो सूचना को तुरंत याद करने की क्षमता को बढ़ाता हो। यहाँ ऑप्शन ए है कि ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाता हो। यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की जो शिक्षण पद्धति के एक संसाधन में इस प्रकार के होने चाहिए कि जो विद्यार्थी में रचनात्मक और आलोचनात्मक गुणों का अधिक से अधिक विस्तार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य होता है तो आत्मसमय के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों पर सोचने योग्य बनाना, योग्य जन निर्धारण में वांछित परिणामों को मजबूत करना या स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थी की सहायता करना। यहाँ जो ऑप्शन है डी सही है कि किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चों में स्वतंत्र सोच, प्रवृत्ति का विकास तथा सहयोग की भावना का विकसित हो सके, और इसके लिए कक्षा का वातावरण अत्यंत सुगम तथा प्रजातांत्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट आपका, सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण से संबंध स्थापित करने की योग्यता डैश है, विश्लेषण करना, स्मरण रखना, बोध प्रयोग करना। ये है कि सूचना के छोटे छोटे भागों में बांट के अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता का विश्लेषण करना कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, शैक्षणिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। यहाँ ऑप्शन है सी कि कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए तथा पढ़ाए व समय सारणी में लागू करें। क्वेश्चन है कि शैक्षिक जो गतिविधियां होती है और विद्यार्थियों पे खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ है कि विद्यार्थी को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ाने के लिए कहे, नई विषय सामग्री पर प्रश्नोत्तर के साथ प्रस्तुत करें, और कक्षा की गतिविधियों को संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें, और मूल विषयों के प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। यहाँ ऑप्शन सी है कि कक्षा की जो गतिविधियां और संक्रमण काल के लिए योजना बनाना, समय सारणी लागू करना में समय का सदुपयोग हो सकेगा। नेक्स्ट, प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है। तो निपुण अधिगम, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुरूपण। यहां जो ऑप्शन जो आपके दिया गया है कि डी है प्रेरक शिक्षण। व्याख्या इसकी देखेंगे आप,
प्रेरक अधिगम प्रतिपादक शिक्षण अधिगम के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रभावी चिंतन और व्यवहार के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन है ए, चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हैं। बी, यह ऑप्शन जो बी है आपके सही है कि शिक्षण में अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच की प्रवृत्ति विकसित होती हो कि अध्यापक को विश्वास हो कि प्रत्येक अधिगम की स्थिति के प्रति नमनीय ऐसा एक वातावरण तैयार करे, उसका निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। आंध्र का जो क्षेत्र है उसको वंदे मातरम का जो आंदोलन उसको किस नाम से जानते हैं। और तो सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग या स्वदेशी। यहाँ डी जो लिखा है स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जानते हैं। व्याख्या देखें कि बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन पूरे भारत में चल रहा है और इस समय 1930 में आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में ही चलाया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना को लेखन किया गया। तो ताराबाई शिंदे, रामसुंदरी देवी, पंडित रमाबाई या बेगम रकेया। यहाँ है ताराबाई शिंदे द्वारा स्त्री पुरुष की तुलना 1882 में मराठी भाषा में प्रकाशित नामक पुस्तक का लेखन का कार्य किया गया। इस पुस्तक में लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई जो स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक रूप से व्याप्त थी। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा। यहाँ ऑप्शन देखें, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, बी भारतीय को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, सी संभ्रांत वर्गों को शिक्षित करने के लिए, डी लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। ऑप्शन बी है भारत में 19वीं सदी में ईसाई मिशनरी द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रचार किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो क्लर्क के रूप में अपनी सेवा दे सके और कंपनी के प्रति क्या हो सके, वफादार। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है, बी सही है कि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए ईसाई मिशनरी द्वारा क्रिश्चियन शिक्षा को लागू किया था। इसलिए लागू किया था कि ये जो भारतीय हैं जो हमारे कंपनी है उसके प्रति वफादार बने, इसलिए उनको शिक्षित किया गया। दोस्तों नेक्स्ट है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ। तो यहाँ ऑप्शन है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बना गया, भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, तो मजदूर उपलब्ध करवाए। यहाँ ऑप्शन जो है कि भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने भारत को एक बड़े बाजार के रूप में प्रयोग किया जहां अंग्रेजी उद्योगों से निर्मित उत्पाद बेचा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजा और तालुकादारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ ऑप्शन है स्थायी समझौता, पट्टीदार समझौता, रेतवाड़ी समझौता, महलवाड़ी समझौता।
ऑप्शन है 1793 ई गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी भू राज्य व्यवस्था की शुरुआत बंगाल में से की गई, लागू किया गया, जिसमें कंपनी एवं जमींदारों के बीच भू राजस्व से संबंधित समझौता हुआ, जिस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भू का वास्तविक स्वामी माना गया। इस व्यवस्था को तालुकादारी राजव्यवस्था, स्तंभरी जमींदारी व्यवस्था के बारे में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया। बेगम हजरत महल के बारे का क्वेश्चन है। फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत की थी। तो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहां से किया था? लखनऊ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम, 1833 का या 1858 का अधिनियम। तो ऑप्शन डी है 1858 का अधिनियम के तहत, मतलब 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 में एक्ट को पारित किया गया, जिसके तहत भारतीय प्रशासन के संचालन का कार्य ब्रिटिश कंपनी क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन कार्य चलाने लगे और 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल का भारत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, मध्यकालीन असम को पाइक में से निम्नलिखित में से क्या थे? मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में क्या थे? पानी लाने वाले, सेना के सदस्य अनिवार्य, बलात् मजदूर या बागान में काम करने वाले मजदूर। ऑप्शन है यहाँ पर सी, मध्यकालीन असम में पाइक बलात् मजदूर थे। मध्यकालीन असम में अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था पाइक कहलाते थे। नेक्स्ट, मणिग्राम और नानादेशी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मण ब्रह्मोदय के रूप में प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। चोल शासक परंतक प्रथम में उत्तर मेरूर अभिलेख में मणिग्राम नानादेशी संस्था का उल्लेख हुआ। यह व्यापारिक श्रेणियां थी। मणिग्राम व्यापारिक श्रेणी स्थान आंतरिक व्यापार करती थी, जबकि नानदेशी व्यापारिक श्रेणियां विदेशों से व्यापार करती थी। नेक्स्ट है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए जहां अनाज पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए। स्थान का नाम है और एक है वर्तमान राज्य। तो चिरांद कश्मीर, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, बुरजोम आंध्र प्रदेश, हालूर बिहार। यहां आप दो कॉलमों को सही जोड़ना है। तो ऑप्शन ए देखें, बी, सी या डी। मैं सीधा आपको पढ़ूंगा क्योंकि अगर मैं ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं इनको अगर देखूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम सीधा स्थान को उनके राज्यों से मिलाएंगे जिससे क्वेश्चन तो बदले, ऑप्शन आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। यहां देखेंगे कि चिरांद ये संबंध है बिहार से, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, बुरजोहम कश्मीर और हालूर आंध्र प्रदेश। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हुआ। एक बार स्थान है चिरांद बिहार, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, बुरजोहम कश्मीर, हालूर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी के बारे में नाम आया है। तो सही उत्तर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, 12, 1, लगभग 1000 या 100। देखेंगे ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। वैदिक काल में सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करेंगे कि ऋग्वेद के बारे में अगर मुझे पूरा वीडियो चाहिए उससे संबंधित क्वेश्चन, तो जो मेरे पास कंटेंट है उसको
वैदिक काल के बारे में, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती किनको क्या कहा जाता है, उसका पूरा वीडियो लेके आऊँगा, जिसके लिए आप कमेंट्स करेंगे। और चैनल को पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें, क्योंकि सीटेट के अंदर आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें जैसे अभी ऋग्वेद के बारे में आपको पूछा, जिसमें गंगा और यमुना नदी के बारे का कितनी बार नाम आया है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें स्टार लगा हुआ है, क्योंकि जो ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, जो ऋग्वेद के बारे में, गंगा यमुना के बारे में पूछा गया है, तो जितने ज़्यादा आप लाइक कमेंट्स करेंगे उसके आधार पे वैदिक काल के बारे में पूरा वीडियो लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? बौद्ध और जैन दोनों में समान धर्म विशेषता, तो मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्र सहित कुछ त्याग होता है। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्यम मार्ग अपना के समाप्त किया जा सकता है। सी, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। डी, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। यहाँ ऑप्शन है सी, कि केवल वही सच्चा को ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की विशेषता केवल वही थी कि सच्चा ज्ञान जो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण ये दोनों धर्म देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार कर पाए। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। यह उत्तर क्वेश्चन था आपका घासीदास, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु या हरिदास ठाकुर। यहाँ ऑप्शन आप बी ए ज्योतिबा फुले। व्याख्या देखें, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक जो निम्न जातियों के उत्थान उनके हितों के अधिक प्रयास किए। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है कि जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज के लोगों से है अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। क्वेश्चन नेक्स्ट 131, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? यहाँ ऑप्शन है प्रजा में संतोष, बेहतर शासन की व्यवस्था, सहायता करना, अपराध की दर को नियंत्रित करना, ताजमहल का सफेद संगमरमर में शांति का प्रतीक, राजा का न्याय, छोटे बड़े को एक समान मानना। तो यहाँ उत्तर है आपका ए सही है कि प्रजा में संतोष, बेहतर शासन में सहायता करना। दीवाने आम सामान्य लोगों के विवादों समस्याओं को समाधान के लिए शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया, ताकि बेहतर शासन के द्वारा प्रजा को संतुष्टि प्रदान की जा सके। यहां आपके ऑप्शन है ए सही है। नेक्स्ट है 132, तमिलनाडु के चिकमंगलूर जिले में उत्तर मैत्तूर शिलालेख से निर्धारित नियम कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा का सदस्य नहीं बन सकता? वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया, 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। यहाँ बी सही है कि उत्तर मैत्तूर शिलालेख सभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किया गया, जो कि सदस्य की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो, वेदों का ज्ञान रखता हो, 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो और जिसका स्वयं का घर हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के प्रमुख ग्राम भोजों के विषय में सत्य नहीं है? नहीं है के बारे में पूछा कि राज्य ने उसकी कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, प्रायः उसके द्वारा दास होते और वह भूमि पर प्राप्त करने के लिए लगाया करता था, वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, उसके पद विस्तार में मिलता था। ए, ग्राम प्रमुख ग्राम भोजुका की नियुक्ति राजा द्वारा एकत्रण किया गया था, वह पद वंशानुगत होता था। ये यहाँ पे जो है
ये सत्य नहीं है, जो कि ग्राम भुजुगा के विषय के बारे में पूछा है। तो ग्राम भुजुगा की नियुक्ति राजा के द्वारा राजस्व एकत्रण के लिए किया गया। यह पद वंशानुगत होता था। नेक्स्ट, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? ऑप्शन मृदा का जमाव, रासायनिक गुण, परंपरागत संरचना, अध्यक्ष दर और खाद मिट्टी और मृदा की मोटाई। यहाँ ऑप्शन भी सही है कि मृदा, रासायनिक गुण और परंपरागत संरचना। मृदा के गुणों का निर्धारण उनकी जनक चट्टानें करती हैं। जैसा कि गुण व जनक चट्टान का होगा, उसी के आधार पर मिट्टी की संरचना, रासायनिक गुण तथा पारगम्यता होती है। नेक्स्ट है आपका धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारण खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ है विवृत खान खनन, सिंटरन, उत्खनन, निस्तापन। यहाँ ए है विवृत खान खनन, क्योंकि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई धरातल के स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो अत्यधिक गहराई में होती है, उनके खनन द्वारा निकलने की विधि को प्रवेदन कहते हैं। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? यहाँ ए है दक्षिण भारत में पाई जाने वाली चट्टानें। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें, इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले लावा से हुआ। यहाँ पे था कि दुनिया में जो चट्टानें हैं निम्न में से कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत, हवाई द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। यहाँ ऑप्शन था दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो पाए जाने चट्टानें हैं दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें हैं, जिसको दक्कन ट्रैप कहते हैं और जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले लावा से हुआ है। नेक्स्ट है आपका कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के वस्तु का निर्माण, जैसे कपास के सूती कपड़ा, निम्न वस्तुएं कच्चा माल तुलना में अधिक मूल्यवान हो जाती है। कच्चे माल को अत्यधिक मूल्य उत्पादन बदलना द्वितीयक क्रिया कहलाता है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय के तरीके का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अपेची को निम्नलिखित में से क्या है? अमेरिका के म्यूजिक बैंड, पर्यावरण पर वृत्तचित्र, उत्तरी अमेरिका के कबीले, कीनिया, धूमनतु खानाबदेश। यहाँ है ए सी उत्तरी अमेरिका के कबीले। उत्तरी अमेरिका की जनजाति जो कबीलों में रहती है उनको अपाचे तथा क्रो मुख्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो सी सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि कागज, पटसन, खाद्य तेल और सूचना प्रौद्योगिकी। यहाँ ऑप्शन सी है सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उद्योग सनराइज उद्योग का उदाहरण है। सनराइज उद्योग उभरते हुए उद्योगों को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो ए भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड, दक्षिण भारत का ऑरेंज और डी भारत की कश्मीर घाटी। तो यहाँ ऑप्शन है भूमध्य क्षेत्र, क्योंकि यहाँ विश्व में जो फलोद्यान का क्षेत्र है पूरे विश्व में वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जहाँ पे रसीले नींबू, संतरा विश्व प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन की सहायता करता है? तो ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं, शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं। समुद्री धाराओं का क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वारीय क्षेत्र। जहाजों का नौकायन में कौन सहायता करता है? तो यहाँ पे सी उच्च ज्वारीय क्षेत्र। देखिए उच्च ज्वारीय क्षेत्र में जहाजों के नौकायन में सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा समाज जहाजों और बंदरगाहों को आसानी से
निकाला जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों का वापस पृथ्वी पे कौन परावर्तित करता है? रेडियो की तरंगे जिसमें होगा आपका समताप मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल। तो बी ताप मंडल। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो की जो तरंगे वापस पृथ्वी पे आयन मंडल द्वारा परावर्तित होती है। आयन मंडल ताप मंडल की एक परत होती है। नेक्स्ट है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाता हो, निर्वनीकरण भूपर्दन चलता रहे, प्रजातियों को सापेक्ष सहायता के साथ छेड़छाड़ न की जाए, मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती रहे, निर्वनीकरण तथा भूपर्दन से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहां है निम्नलिखित में से विकल्पीय पोषणीय दीर्घजीवी विकास सिद्धांत नहीं है। तो पर्यावरण के प्रति रवैये, व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान, उसकी देखभाल। यहाँ सी है सतत पोषणीय विकास के द्वारा संसाधनों का ऐसा संतुलित उपयोग किया जाता है जिससे हमारे वर्तमान आवश्यकताओं के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे। दो शहर एन और एम ग्रीनविच क्रमशः 15 डिग्री तथा 15 डिग्री पश्चिम में स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होता है? ए 1.5 घंटा, बी 2 घंटा, सी 30 मिनट और डी 1 घंटा। यहां देखेंगे आप 2 घंटा जो उसका उत्तर है कि 0 डिग्री देशांतर दोनों तरफ 15 डिग्री पूर्व 15 डिग्री पश्चिम दूरी अर्थात 30 डिग्री और 1 डिग्री देशांतर तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। 30 डिग्री को पार करने में 2 घंटे का समय लगता है। 30 इंटू 4 मिनट अर्थात 120 मिनट, 120 इक्वल 2 घंटा। तो हमें 30 डिग्री का देशांतर को पार करने में कितने घंटा लगता है? 2 घंटे का। और 1 डिग्री देशांतर को तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। यहां आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप न्यूनतम वेतन अधिनियम है पहला, नियोगकर्ता और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देना, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारी के लिए। सी निश्चित करता है कि मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। और डी है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। यहां डी जो है कि निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। यही न्यूनतम वेतन का अधिनियम है। व्याख्या पूरी देखें। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 द्वारा सुनिश्चित किया जाता है असंगठित क्षेत्र के मजदूर को वेतन निश्चित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता लागू करना कानून का एक दंडनीय अपराध घोषित किया? तो अनुच्छेद 17 भारतीय जो संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की घोषणा भी जो की गई है और अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। नेक्स्ट है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? सी गरीबी। भारत में असमानता का मुख्य कारण है आपके गरीबी। और अस्पृश्यता का जो कानून है वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है जो एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पे है शिक्षा का अधिकार 2009 को निष्कासित करता है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, नागरिकों के मौलिक
अधिकारों की रक्षा करता है। और डी संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में। यहाँ ऑप्शन जो सी है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संविधान उपचार का अधिकार दिया गया, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की मदद ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधीन हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है निम्नलिखित में से? तो पुत्र पुत्रियों उनकी माताओं पारिवारिक संपत्ति के बराबर हिस्सा। आर्य समाज का न्याय अधिनियम लागू नहीं होता है। परिवार में केवल पुत्र पुरुषों को सदस्यों को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। केवल पत्नी को अपने द्विगत पति की संपत्ति में उत्तराधिकारी। यहाँ ऑप्शन है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्र और पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति के बारे में हिस्सा होगा। यह सत्य है। ये 2005 का जो अधिनियम बना है। तो दोस्तों ये आपके 150 91 से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपके यहाँ से 91 से आपके ये 60 क्वेश्चन 150 तक आए, जो सामाजिक अध्ययन का 2014-16 फरवरी का पेपर था। दोस्तों इसी तरह आगे भी ये जो 21 जनवरी तक का जो आपके एग्जाम है पुराने क्वेश्चन SST के लेकर मैं आता रहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बोला था कि इस वीडियो को आपको एक तो शेयर करना है, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो के लिए दोस्तों मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा, जो दोस्तों आप कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इस पेपर से संबंधित, इस वीडियो को दोस्तों निवेदन करना चाहूंगा आपसे 2 से 3 बार देखें। इनसे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन NCERT से संबंधित है और जो आगे जो क्वेश्चन हैं आपके शिक्षा शास्त्र से, वे भी क्वेश्चन समझ के आधारित पे है। तो जितने आप क्वेश्चन का रिवीजन, पेपर का रिवीजन, इस वीडियो का रिवीजन करेंगे उतने करीब सीटेट के पास जाएंगे, अर्थात आप सीटेट आपके पास हो जाएगी। एक ही बार में वीडियो को बार बार देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर भी करेंगे दोस्तों, जिम्मेदारी आपकी। और दोस्तों इसी तरह जो सीरीज चल रही है तो आगे आपका जो पेपर आने वाला है इसी तरह SST का 2014 का ही जो आएगा, क्योंकि उसमें 2 पेपर हुए थे तो वो भी आपको मैं लेके आ रहा हूँ। तो चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।